अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें लाप्लास या पॉइजन्स इक्वेशन का यूज करके हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे दो कंडक्टिंग सरफेसेस के बीच में एग्जिस्ट करने वाला। तो जैसा कि आप स्टेटमेंट देख रहे हैं प्रॉब्लम का स्क्रीन पर, टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल t and maintained at a potential 0 volts and V1 volts respectively, assuming negligible fringing effect. Then determine number 1 potential at any point between the plates, number 2 surface charge densities on the plates, and number 3 capacitance of the arrangement. ये जो parallel plate की arrangement है इनके बीच में exist करने वाला capacitance हमें find करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये दो प्लेट्स है कंडक्टिंग सरफेसेस। एक जो है वो एक्स वाई प्लेन पर रखी हुई है प्लेट, तो उसका पोटेंशियल 0 एज्यूम किया और नेचुरली वो प्लेन जो होगा वो z इक्वल टू 0 है। और दूसरा जो है d हाइट पर है सेकेंड प्लेट कैपेसिटर की, तो z जो होगा वो स्मॉल d से डिफाइंड होगा क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो V1 है। तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे शो की है। अब चार्ज जो लाई कर रहा है वो तो सरफेसेस पर लाई कर रहा है, इन बिटवीन द प्लेट्स हमें कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको लाप्लास इक्वेशन को यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 वाला यूटिलाइज होगा, पॉइजन्स इक्वेशन यूज नहीं होगा। अब सबसे पहले हम पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर पता करते हैं इन प्लेट्स के बीच में। तो नेचुरली जो V1 है वो है Z इक्वल टू 0 पे, जैसा मैंने V शो किया हुआ है तो मैं इसे ऐसे दोबारा लिख लेती हूँ, और Z इक्वल टू D पर मुझे V जो मिल रहा है वो V1 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर वेरिएशन ऑफ V जो है वो अलोंग Z एक्सिस से, व्हाट डज दिस मीन कि मुझे v का वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में मिल रहा है। मुझे v का वेरिएशन डेल v बाय डेल x इक्वल टू 0 मिल रहा है, एंड डेल v बाय डेल y ये भी मुझे 0 मिल रहा है। v का वेरिएशन x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है। और साथ में जैसा अभी मैंने बताया दोनों प्लेट्स के बीच में रो v जो है वो दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब रो v इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे हम यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल z स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ पर डेल स्क्वायर v, अगर मैं डेल स्क्वायर v बाय डेल x को लेती हूँ जो कि 0 है, और डेल v बाय डेल y भी लेती हूँ वो 0 है, तो इस इक्वेशन में मुझे डेल स्क्वायर v बाय डेल z स्क्वायर इक्वल टू 0 ही मिलेगा। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ठीक है, इससे अब ये कंप्लीटली v जो है z वेरिएबल में ही v वेरी हो सकता है, मतलब वो z का ही फंक्शन है। तो मैं इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को कंप्लीट डिफरेंशिएशन में भी बदल सकती हूँ, मतलब डेल स्क्वायर v अपॉन डेल z स्क्वायर को मैं डी स्क्वायर v अपॉन डी जेड स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि v जो है वो कंप्लीट फंक्शन z का है, सिर्फ पार्शियल फंक्शन नहीं है। तो जब इसका मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगी, आफ्टर इंटीग्रेशन मुझे जो मिलेगा वो dv बाय डी जेड इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट ऐसा मिलेगा। और एक बार और रिपीट करने पर इंटीग्रेशन आफ्टर वन मोर टाइम इंटीग्रेटिंग मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ऐसा ये मेरा v का पोटेंशियल फंक्शन मुझे मिल जाएगा। तो जब इस डी स्क्वायर वी बाय डी जेड स्क्वायर का दो बार इंटीग्रेशन किया तो हमें ये वाले एक्सप्रेशंस फाइंड आउट हो गए। अब इसके नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी इस एक्सप्रेशन पर, इस इक्वेशन पर, ये मेरा पोटेंशियल फंक्शन है, तो मैं बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करूंगी। स्टेप आपने देखे ही हुए, 6 स्टेप्स मैंने आपको डिफाइन किए थे।
तो बाउंड्री कंडीशन में मुझे ये जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स मिले कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट z इक्वल टू 0 v इज 0, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, z इक्वल टू d v इज इक्वल टू v1। मतलब दोनों प्लेट्स पर मुझे ये बाउंड्री कंडीशंस मिल रही है। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, वो मिल रहा है v इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां पर मैं v की जगह 0 रख रही हूं, a अवेलेबल है, z की जगह 0 रख रही हूं, तो b मुझे अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 0। इसी तरीके से एट v इज इक्वल टू v1 एट z इज इक्वल टू d। अब ये नेक्स्ट मैं सेकेंड प्लेट पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ, तो v की जगह मैं v1 सब्सटीट्यूट करूंगी, a मुझे अभी नहीं मालूम है, z की जगह मैं d सब्सटीट्यूट करूंगी, और b की वैल्यू अभी अभी हमने 0 फाइंड आउट की। तो a कितना मिल जाएगा, v1 अपॉन d, ये a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस की वजह से मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब मैं पूरा v का एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। तो a की जगह v1 अपॉन d आया, z है ही, और b 0 हो गया, तो ये मेरा पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन हो गया एज अ फंक्शन ऑफ z। मतलब इसमें वेरिएबल सिर्फ क्या है, z वेरिएबल है। अब अभी हमने पोटेंशियल फंक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया था। अब हम चार्ज डेंसिटी प्लेट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप्स बताई थी उस हिसाब से v की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट से मिल जाएगा, और d जो है वो एप्सिलॉन e करके निकल आएगा, और d की वजह से मुझे नॉर्मल d भी पता चल जाएगा, और फिर मैं रो एस पता कर दूंगी जैसा कि स्टेप्स में बताया। तो चलिए वही फाइंड करते हैं। तो E जो है वो माइनस नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो माइनस डेल V बाय डेल एक्स ए एक्स, डेल V बाय डेल वाई ए वाई, प्लस डेल V बाय डेल Z ए Z। ऐसा ये एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का आएगा। नाउ हमें पता है कि डेल वी बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये अवेलेबल है। तो माइनस डेल वी बाय डेल जेड ए जेड, ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। और जब v का जो एक्सप्रेशन हमें मिला था उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे फाइनली ये मिल जाएगा माइनस v1 अपॉन डी ए जेड। ये एक्सप्रेशन मुझे e का मिल जाएगा। अब E का एक्सप्रेशन मिल गया है तो D फाइंड आउट कर सकते हैं एप्सिलॉन E करके, तो वो आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन 0 क्योंकि हम फ्री स्पेस में एज्यूम करके चल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में, इसलिए फ्री स्पेस है, एयर है, तो माइनस एप्सिलॉन 0 V1 अपॉन D और AZ, ये एक्सप्रेशन D का हो जाएगा। अभी जो आपका फिगर था उसमें प्लेट जो अवेलेबल थी, दोनों प्लेट्स, वो आपको अवेलेबल थी परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई प्लेन। तो ये आपका जेड एक्सिस था, दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। तो यहां पर मुझे चार्ज अवेलेबल है z इक्वल टू डी प्लेट पर, और चार्ज अवेलेबल है z इक्वल टू 0 प्लेट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपको मिल रही थी वो डाउनवर्ड ऐसे या परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स मिल रही थी, तो नेचुरली d की भी डायरेक्शन मुझे परपेंडिकुलर टू द प्लेट इन द z डायरेक्शन ही मिल रही, मतलब माइनस ए जेड डायरेक्शन। तो जो भी d अवेलेबल है वो पूरा का पूरा परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ही अवेलेबल है, मतलब ये d का नॉर्मल कंपोनेंट है। तो d का जो ये कंपोनेंट मुझे z डायरेक्शन का मिल रहा है, और सिर्फ d का कंपोनेंट z डायरेक्शन का ही है, a x डायरेक्शन का नहीं है, a y डायरेक्शन का नहीं है। इसका मतलब ये जो d हमें मिल रहा है, ये d पूरा का पूरा हमें नॉर्मल कंपोनेंट ही मिल रहा है, जिसको मैं माइनस एप्सिलॉन 0 v1 अपॉन डी az से भी लिख सकती हूँ, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो dn इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 0 v1 अपॉन डी, ऐसा हम
लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। अब एक डी जो है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा, तो नेचुरली एक प्लेट से रिलेटेड डी पॉजिटिव होगा, दूसरी प्लेट से रिलेटेड डी नेगेटिव होगा। तो मैं इसे प्लस माइनस एप्सिलॉन 0 v1 अपॉन डी से भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव है। तो एक्चुअली डी की जो डायरेक्शन कहूं तो वो माइनस एप्सिलॉन 0 ई ही बोले, पर अगर रो एस मुझे मिल रहा है तो वो डी एन के बराबर है, और वो रो एस मुझे प्लस माइनस एप्सिलॉन 0 v1 अपॉन डी इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, क्योंकि एक सरफेस पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, उस वजह से हमें रो एस एक पर प्लस मिलेगी, एक पर माइनस मिलेगी, और जितना नॉर्मल कॉम्पोनेंट डी का होता है वही रो एस होता है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब मैं इसकी मदद से कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहूंगी। तो Q जो होगा, टू फाइंड कैपेसिटेंस, कैसे फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस? Q इज इक्वल टू डी एन इंटू एरिया ऑफ प्लेट। अब एरिया ऑफ प्लेट अगर मैं कैपिटल A एज्यूम कर लेती हूं तो ये हो जाएगा डी एन इंटू ए करके हमारे पास Q मिल जाएगा, और डी एन जो है वो एप्सिलॉन 0 v1 अपॉन स्मॉल डी इंटू ए, ऐसा चार्ज हमें पता चल जाएगा। अब C जो होता है, बट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन v1 होगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v1 है। तो Q की वैल्यू एप्सिलॉन 0 a अपॉन स्मॉल डी ये सब्सटीट्यूट किया, और साथ में v1 था, v1 कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन 0 a बाय डी फाइंड आउट हो गई। तो इस तरीके से हम पॉइजन्स इक्वेशन का मतलब लाप्लास इक्वेशन का यहाँ यूज कर रहे हैं। लाप्लास इसलिए क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज नहीं है, दोनों प्लेट्स पर चार्ज है, तो बीच के रीजन में रो v 0 है, तो लाप्लास इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सारी स्टेप्स हमने फॉलो की। हमारा पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में v का फंक्शन मतलब v is not the function of x y, it is only the function of z। तो एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, और लाप्लास इक्वेशन की मदद से हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर रिसाइड होने वाले कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया। इससे पहले हमने रो एस भी फाइंड किया। एप्सिलॉन ई जो है वो एप्सिलॉन 0 था, क्योंकि फ्री स्पेस है, दोनों के बीच में एयर है, तो हमने डी ई ये सारी चीजें फाइंड आउट की। तो वो 6 स्टेप्स अप्लाई करके हम अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं लाप्लास इक्वेशन या पॉइजन्स इक्वेशन की मदद से।